अब हम रासायनिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के बारे में जानेंगे। बंद निकाय में की जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं अंततः साम्यावस्था की स्थिति में पहुंच जाती हैं। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि बंद निकाय में की जाती हैं, क्लोज्ड वेसल में की जाती हैं, उनमें साम्यावस्था प्राप्त होने की स्थिति बनती है। रासायनिक साम्य को निम्नलिखित उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल अभिक्रिया द्वारा समझाया जा सकता है। ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीयता से हमारा मतलब ये है कि अभिकारक A प्लस B उत्पाद बनाते हैं जो कि C प्लस D हैं, परंतु साथ ही साथ उत्पाद C प्लस D आपस में अभिक्रिया करके पुनः अभिकारक भी बनाते हैं। यानी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही होती है और साथ ही साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही होती है। अभिकारकों यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनते हैं और प्रोडक्ट से पुनः रिएक्टेंट्स भी बनते हैं। तो यह उत्क्रमणीयता या रिवर्सिबिलिटी कहलाती है और इस प्रकार की अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में समय के साथ अभिकारकों A तथा B की सांद्रता घटती है तथा उत्पादों C तथा D की सांद्रता बढ़ती है। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। रासायनिक साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया की दर यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट प्रतीप अभिक्रिया की दर के समान हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया में साम्यावस्था को निम्न ग्राफ द्वारा हम समझा सकते हैं। यह ग्राफ सांद्रता और समय के बीच में खींचा गया है। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं दो रंगों में वक्र हैं, एक तो नीली रेखा में वक्र है और एक लाल रेखा में वक्र है। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लाल रेखा वाले वक्र के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जब समय शून्य है, मतलब बिल्कुल अभिक्रिया की शुरुआत में, यहाँ पर लाल रेखा जो है वो सांद्रता अक्ष पर मैक्सिमम पॉइंट पर टच कर रही है। इसका मतलब ये जो सांद्रता है वो मैक्सिमम मात्रा में उपस्थित है। तो यानी ये अभिकारकों के लिए वक्र है। अभिकारक हमारे पास A और B थे, तो शुरू में जब अभिक्रिया शुरू होती है तो A और B की सांद्रता उच्चतम होती है, परंतु समय बढ़ने के साथ साथ ये घटते हुए एक स्थिर कांस्टेंट मान को आकर प्राप्त करती है। इसी प्रकार अगर हम नीले वक्र के बारे में बात करें, जो कि हम देख सकते हैं कि जब समय 0 है यानी अभिक्रिया के शुरू में, यहाँ पर सांद्रता बिल्कुल 0 है, कम से कम है। इसका मतलब ये उत्पादों की सांद्रता का वक्र है। उत्पाद C और D हैं। जब अभिक्रिया शुरू होती है तो इनकी नगण्य कोई भी मात्रा नहीं होती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है उत्पादों की मात्रा बढ़ने लगती है, बढ़ते हुए ये एक कांस्टेंट मान पर आकर स्थिर हो जाती है। अब यह स्थिति साम्यावस्था की स्थिति है जब अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रताएं आकर स्थिर हो गई हैं। ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि अग्र और प्रतीप अभिक्रियाएं यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस दोनों की रेट समान हो जाती है। यानी जितना अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा उतना ही उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस वजह से अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताएं एक कांस्टेंट मान पर आकर स्थिर हो जाती हैं, रुक जाती हैं, परंतु अभिक्रियाएं लगातार हो रही होती हैं। साम्यावस्था की गतिकी प्रकृति का प्रायोगिक सत्यापन। हमने भौतिक प्रक्रमों में भी देखा कि साम्यावस्था गतिकी प्रकृति की होती है, डायनेमिक नेचर की होती है। इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में भी साम्यावस्था डायनेमिक प्रकृति की होती है, यानी यहाँ पर विपरीत अभिक्रियाएं लगातार एक साथ हो रही होती। इसे हम प्रायोगिक रूप से भी दिखा सकते हैं। इसके लिए हम अमोनिया संश्लेषण का हाबर विधि द्वारा बनने का उदाहरण लेंगे। यहाँ पर उच्च ताप एवं दाब पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया को लगभग समान आंशिक ताप एवं दाब पर ड्यूटेरियम लेकर किया गया। अब अभिक्रिया इस प्रकार से होगी, नाइट्रोजन प्लस ड्यूटेरियम से ड्यूटेरीकृत अमोनिया का निर्माण होता है।
उपरोक्त दोनों अभिक्रिया मिश्रणों को साम्यावस्था स्थापित होने के बाद आपस में मिलाकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। यानी साम्यावस्था स्थापित होने के पहले दोनों अभिक्रियाएं अलग अलग पात्रों में की जा रही हैं। जैसे ही कुछ समय बाद साम्यावस्था स्थापित होती है, दोनों अभिक्रिया मिश्रणों को मिला दिया जाता है। और अब जब ये दोनों अभिक्रियाओं का जो कॉमन अभिक्रिया मिश्रण है, जब इस मिश्रण का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर से विश्लेषण किया गया, तो इसमें निम्न अणुओं की उपस्थिति पाई गई। यहाँ हमें NH3 के साथ ND3 प्राप्त हुआ, जो कि हम अभिक्रिया में देख सकते थे, परंतु यहाँ पर NH2D और NHD2 ये दो और अणु भी प्राप्त हुए। साथ ही साथ H2 और D2 के साथ HD अणु भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार के अणुओं की उपस्थिति यह बताती है कि साम्यावस्था पर आकर अभिक्रिया रुकती नहीं है। अगर अभिक्रिया रुक जाती तो हमें केवल ND3, NH3, H2 और D2 प्राप्त होते, परंतु इस प्रकार के मिक्स्ड अणुओं यानी स्क्रैम्बल्ड अणुओं का मिलना यह दर्शाता है कि साम्यावस्था प्राप्त होने पर भी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में लगातार हो रही होती है। बस दोनों विपरीत अभिक्रियाओं की दरें समान हो जाती हैं। अभिक्रिया रुकती नहीं है, अभिक्रिया लगातार हो रही होती है। साम्यावस्था दोनों दिशाओं द्वारा स्थापित की जा सकती है। हम रासायनिक साम्यावस्था को अभिक्रिया के किसी और से भी शुरू करके प्राप्त कर सकते हैं। इसको इस प्रकार समझेंगे। इसके लिए हम आयोडीन और हाइड्रोजन से HI के निर्माण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। एक अभिक्रिया हमारी आयोडीन से हाइड्रोजन से 2HI का निर्माण है, और इसी अभिक्रिया को अगर मैं बैकवर्ड फॉर्म में लिखूं तो 2HI से पुनः आयोडीन और हाइड्रोजन का निर्माण, यानी अभिक्रिया एक ही है लेकिन हमने उसको दो अलग डायरेक्शन से लिखा है। चाहे हम शुद्ध अभिकर्मकों से अभिक्रिया शुरू करें या शुद्ध उत्पादों से, वही साम्यावस्था मिश्रण प्राप्त होता है। इसको हम इस ग्राफ से आसानी से समझ सकते हैं। यह पुनः सांद्रता और समय के बीच ग्राफ है, जिसको अभी अभी हमने समझा था, परंतु अब यह ग्राफ हमें दो प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए एक साथ प्राप्त हुआ। ग्राफ के इस भाग को देखें तो यहाँ पर HI की सांद्रता शुरू में 0 है और H2 और I2 की सांद्रता शुरू में मैक्सिमम है। इसका मतलब अभिक्रिया H2 प्लस I2 से 2HI की तरफ जा रही है। इसी प्रकार अगर ग्राफ के इस हिस्से को देखें तो यहाँ पर HI की सांद्रता अभिक्रिया के शुरू में जब समय 0 है तब मैक्सिमम है। इसका मतलब अभिक्रिया HI से शुरू होकर H2 प्लस I2 की तरफ जा रही है। दोनों अभिक्रियाएं चाहे हम HI से शुरू करें या हम H2 और I2 से शुरू करें, समान साम्यावस्था पर आकर रुक जाती हैं। यानी अभिक्रिया किसी भी दिशा से शुरू हो, समान साम्यावस्था हमें प्राप्त होती है। रासायनिक साम्यावस्था का नियम तथा साम्यावस्था स्थिरांक। नॉर्वे के रसायनज्ञों कैटो मैक्समिलियन गुलबर्ग एवं पीटर वाजे ने उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए निम्न व्यंजक प्रतिपादित किया। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो हैं वही साम्यावस्था को प्राप्त होती हैं, जैसे कि A प्लस B से C प्लस D का बनना और C प्लस D से रिपीट C प्लस D से पुनः A प्लस B का बनना। इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए एक साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक इस प्रकार से लिख सकते हैं, Kc इज इक्वल टू C इंटू D। यहाँ पर हमने C और D को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, यानी यह इसके मोलर कंसंट्रेशन या मोलर सांद्रण को लिखने का एक तरीका है। यहाँ पर Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D, यानी उत्पादों की मोलर सांद्रताओं का गुणनफल डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी अभिकारकों की मोलर सांद्रण का गुणनफल। इनका यह जो अनुपात है यह साम्यावस्था स्थिरांक को दर्शाता है, जिसे हम Kc से दिखाते हैं, और यह जो व्यंजक है वो साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक कहलाता है। यहाँ पे Kc साम्यावस्था स्थिरांक है। इस साम्य समीकरण को द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम
या लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहा जाता है। साम्यावस्था स्थिरांक का सामान्य व्यंजक, एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया जो कि इस प्रकार है, AA प्लस BB इक्विलिब्रियम CC प्लस DD, यानी यहाँ पे अभिकारकों A के A मोल उपस्थित हैं, अभिकारक B के B मोल उपस्थित हैं। इसी प्रकार उत्पादों C और D के क्रमशः C और D मोल उपस्थित हैं। अगर इस अभिक्रिया के लिए हमें साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक लिखना है तो उसके लिए हम Kc इज इक्वल टू उत्पादों के मोलर सांद्रण का गुणनफल लिखेंगे, परंतु अब हमारे पास C के C मोल हैं और D के D मोल हैं। इसको यहाँ पर इन मोलर सांद्रणों के पावर के रूप में दिखाया जाता है। हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे जरा ध्यान देके समझेंगे। C की घात C यानी C के मोलर सांद्रण की घात C मल्टीप्लाइड बाय D के मोलर सांद्रण की घात D डिवाइडेड बाय A की मोलर सांद्रण की घात A इंटू B के मोलर सांद्रण की घात B, यानी जो मोल है वो हम यहाँ मोलर सांद्रण के पावर्स के रूप में लिखते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। 4NH3 प्लस 5O2 इक्विलिब्रियम 4NO प्लस 6H2O। इस अभिक्रिया के लिए अगर हमें साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक लिखना है तो हम इस प्रकार लिखेंगे। हमें सबसे पहले प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशंस को लेना है। Kc इज इक्वल टू NO इंटू H2O। यहाँ पे NO की मोलर कंसंट्रेशन और H2O की मोलर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके लिखा, और जो इनके मोलों की संख्या है, जैसे यहाँ NO के 4 मोल हैं, H2O के 6 मोल हैं, तो हमने NO की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 4 रखी है, H2O की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 6 रखी है। इसी प्रकार डिवाइडेड बाय जो अभिकारकों की मोलर कंसंट्रेशंस हैं उनकी पावर्स भी उनके जो मोल हैं वो लगाते हैं। तो इस प्रकार जो व्यंजक हमें मिला वो इस प्रकार मिला। Kc इज इक्वल टू NO रेज टू द पावर 4 इंटू H2O रेज टू द पावर 6। ये स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड है, यानी इनके मोलर सांद्रण को दिखा रहे हैं। डिवाइडेड बाय NH3 की मोलर कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 4 इंटू O2 की मोलर कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 5। इस प्रकार यह व्यंजक साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक है उपरोक्त अभिक्रिया के लिए। विभिन्न अवयवों को, मोलर सांद्रताओं को वर्गाकार कोष्ठक में लिखते हैं। वर्गाकार कोष्ठक का उपयोग हम मोलर सांद्रताओं को बताने के लिए करते हैं। रस समीकरण मितीय अनुपात गुणांक को बदलने पर साम्यावस्था स्थिरांक में भी परिवर्तन आता है। इसे हम उदाहरणों से समझेंगे। किसी अभिक्रिया का अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट जो है अगर बदल दें, जैसे कि H2 प्लस I2 से 2HI का बनना, इस अभिक्रिया के लिए अगर हम साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक लिखेंगे तो अभी अभी सीखा हमने कि हमें उत्पादों के मोलर सांद्रण ऊपर की तरफ लिख रहे हैं व्यंजक में। तो Kc इज इक्वल टू HI स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यह इसका मोलर सांद्रण दर्शाएगा, की पावर 2, क्योंकि 2 मोल HI उपस्थित है। और नीचे की तरफ हम H2 और I2 के मोलर कंसंट्रेशन को गुणा करके लिखेंगे। तो यह जो व्यंजक है वो उपरोक्त अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक हो गया। यदि इसी अभिक्रिया को हम बैकवर्ड फॉर्म में लिखें, यानी प्रोडक्ट पहले लिखें और रिएक्टेंट्स को बनाएं, तो अभिक्रिया इस प्रकार लिखेंगे 2HI इक्विलिब्रियम H2 प्लस I2। अब इस अभिक्रिया के लिए अगर साम्यावस्था स्थिरांक लिखेंगे तो वो किस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो H2 और I2 हैं, इसलिए हम ऊपर H2 और I2 की मोलर कंसंट्रेशंस का गुणनफल लिखेंगे डिवाइडेड बाय HI की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2। ये जो व्यंजक है, इससे पहले जो अभिक्रिया के लिए हमने Kc निकाला था, उन दोनों का आपस में इस प्रकार से रिलेशन है। यहाँ पर हमें Kc डैश और Kc जो कि एक ही अभिक्रिया के फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस के रूप हैं, उनके बीच में यह संबंध मिलता है कि Kc डैश यानी प्रतीप अभिक्रिया का जो साम्यावस्था स्थिरांक है वो अग्र अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे Kc डैश इज इक्वल टू 1/Kc। यदि उपरोक्त अभिक्रिया को हम निम्न रूप से लिखें, हाफ H2 प्लस हाफ I2 इक्विलिब्रियम HI,
तो साम्यावस्था स्थिरांक को हम इस प्रकार लिखेंगे, Kc डबल डैश इज इक्वल टू HI का मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2 का मोलर कंसंट्रेशन टू द पावर हाफ इंटू I2 का मोलर कंसंट्रेशन टू द पावर हाफ। यहाँ हमने पावर्स हाफ लगाई हैं क्योंकि इनके मोलों की संख्या भी हाफ है। अब ये जो नया जो स्थिरांक है, अगर उसको हम मूल अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक से कंपेयर करें तो वो उसके अंडर रूट के बराबर होगा। यानी जो अभी तक हमने 3 अभिक्रियाओं में सीखा उसको हम इस सामान्य संबंध से बता सकते हैं। अगर अभिक्रिया AA प्लस BB इक्विलिब्रियम CC प्लस DD है, तो अगर उसका साम्यावस्था स्थिरांक Kc है, तो इसी अभिक्रिया को बैकवर्ड फॉर्म में अगर लिखें तो जो नया साम्यावस्था स्थिरांक मिलेगा Kc डैश, वो मूल जो Kc साम्यावस्था स्थिरांक है उसके व्युत्क्रम के बराबर होगा। यानी इन दोनों में ये संबंध होता है। इसी प्रकार अगर सेम अभिक्रिया को हमने n मूलों से गुणा कर दिया, यानी सभी जगह n से हमने अभिकारकों और उत्पादों में गुणा किया, तो इस अभिक्रिया के लिए जो साम्यावस्था स्थिरांक मिलेगा Kc डबल डैश, वो मूल अभिक्रिया के लिए जो साम्यावस्था स्थिरांक था Kc, उसकी घात n के बराबर होगा। यानी कि अब हम इस तरह से कह सकते हैं कि उत्क्रम अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक अग्रिम अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है, और किसी अभिक्रिया को n से गुणा करने पर साम्यावस्था स्थिरांक का मान Kc की पावर n हो जाएगा। अब हम साम्यावस्था स्थिरांक की गणना पर एक अभ्यास प्रश्न करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, 500 केल्विन पर N2 तथा H2 से अमोनिया बनने के दौरान साम्यावस्था में निम्नलिखित सांद्रताएं प्राप्त हुई। यहाँ N2 की सांद्रता, H2 और अमोनिया की साम्यावस्था सांद्रताएं दी गई हैं। इससे हमें साम्यावस्था स्थिरांक की गणना करनी है। तो पहले हम अभिक्रिया लिखेंगे, N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम 2NH3। फिर इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक लिखेंगे जो अभी अभी हमने सीखा है, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट, जो कि इस प्रकार है NH3 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। और यहाँ पर हम NH3, N2 और H2 तीनों की साम्यावस्था सांद्रताएं जो प्रश्न में दी गई हैं उनको रखेंगे और इनको हल करेंगे तो हमें Kc का मान प्राप्त हो जाएगा, जो कि 1.06 × 10 की घात 3 है।